गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द बिलियनियर राज, जेम्स क्रैप्टी द्वारा लिखी गई किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक नई और रोमांचक ऑडियो बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको ले जाएगी आधुनिक भारत के उस पारलौकिक और चकाचौंध भरे दौर में, जहां अरबपति आम आदमी की तरह सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में बने महलों में रहते हैं। यह कहानी है द बिलियनियर राज की, जिसे ब्रिटिश पत्रकार और लेखक जेम्स क्रैबट्री ने लिखा है। यह किताब सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे देश की दास्तान है जो 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद तेजी से बदला, जहां अर्थव्यवस्था चीन से भी तेज दौड़ी। लेकिन इस दौड़ में दूरियां इस कदर बढ़ीं कि देश की 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा हो गया। कल्पना कीजिए, साल 2013 की 1 दिसंबर की रात। जगह है मुंबई का ऑल्ट माउंट रोड, जिसे अब आप मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के नाम से जानते हैं। आधी रात का वक्त है और सड़क पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार जा रही है। अचानक एक शानदार एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार ऑडी से जा भिड़ती है। एस्टन मार्टिन में बैठा युवक कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति के बेटे थे। दुर्घटना मामूली थी, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एक ऐसे भारत की कहानी है जहां पैसा, सत्ता और कानून आपस में इस कदर उलझे हैं कि सच कभी सामने नहीं आ पाता। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन गवाह गायब हो गए, सीसीटीवी फुटेज खराब हो गए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह उस बड़े सच का आईना थी जिसे जेम्स क्रैबट्री ने अपनी किताब में उकेरा है। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा पर चलते हैं उस बिलियनियर राज के अंदर, जहां चकाचौंध भी है, अंधेरा भी, उम्मीदें भी हैं और निराशा भी। भाग एक, नए अमीरों का उदय, द इमर्जेंस ऑफ इंडियाज न्यू वेल्दी क्लास। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने आर्थिक परिदृश्य में एक गहरा बदलाव देखा है, जिसने अमीरों का एक नया वर्ग खड़ा किया है। ये भूकंपीय बदलाव 1990 के दशक की शुरुआत में देश के आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। यह उस दौर से बिल्कुल अलग था जो पहले था। सख्त नियमों, संरक्षणवादी नीतियों और कुख्यात लाइसेंस राज से भरा हुआ, जिसने उद्यमशीलता की भावना और आर्थिक गतिशीलता को दबाकर रख दिया था। पुराने भारत में अर्थव्यवस्था काफी हद तक राज्य नियंत्रित थी और निजी संपत्ति के संचय के अवसर सीमित थे। व्यवसायों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें नौकरशाही की लालफिताशाही और प्रतिबंधात्मक नीतियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, लेकिन अक्सर इसके परिणामस्वरूप अक्षमता और भ्रष्टाचार होता था। आर्थिक परिदृश्य पर मुख्य रूप से पारंपरिक उद्योगों और परिवार संचालित समूहों का कब्जा था, जिन्होंने इस बंदिश भरे माहौल में चलना सीख लिया था। लेकिन उदारीकरण के बाद के युग ने एक आदर्श बदलाव ला दिया, जिसने भारत के आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई उदारीकरण नीतियों ने उन कई नियामक बाधाओं को दूर कर दिया जो पहले विकास में बाधक थीं। इसमें प्रमुख उद्योगों का विनियमन, आयात शुल्क में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना और अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार माहौल को बढ़ावा देना शामिल था। इन सुधारों ने सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में विस्फोटक आर्थिक विकास और विविधीकरण के लिए मंच तैयार किया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, वैसे वैसे कई भारतीयों की किस्मत भी चमकी, जिन्होंने इस नए आर्थिक परिदृश्य को कुशलता से नेविगेट किया। कई हाई प्रोफाइल हस्तियां उभरीं, जिन्होंने भारत में पहले कभी न देखे गए अरबपति वर्ग के निर्माण और नाटकीय तरीके से धन संचय का उदाहरण पेश किया। मुकेश अंबानी जैसी शख्सियतें, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई, और अजीम प्रेमजी, जिनके नेतृत्व में विप्रो वैश्विक आईटी पावर हाउस में बदल गया, भारत की नई आर्थिक ताकत के प्रतीक बन गए। ये व्यक्ति बैंकिंग सम्राट उदय कोटक और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून गौतम अडानी जैसे अन्य लोगों के साथ एक ऐसे भारत की सफलता कहानियों का प्रतिनिधित्व करने लगे जो तेजी से वैश्विक आर्थिक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा था। इस अरबपति बूम को चलाने वाले क्षेत्र विविध और गतिशील थे। आईटी क्षेत्र, आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवाओं की वैश्विक मांग से प्रेरित होकर कई अमीर उद्यमी पैदा किए और बेंगलुरु जैसे शहरों को वैश्विक तकनीकी केंद्रों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फार्मास्यूटिकल उद्योग ने भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी। सन फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी कंपनियों ने अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। इसके अलावा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग ने घरेलू खपत को बढ़ावा दिया, जिससे खुदरा, ई कॉमर्स और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। इस प्रकार भारत के नए अमीर वर्ग का उदय केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यापक आर्थिक क्रांति का प्रतिबिंब है जिसने देश को नया स्वरूप दिया। एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से
जो अपनी ही बाधाओं के बोझ तले दबी हुई थी। भारत एक जीवंत, विविध आर्थिक महाशक्ति में बदल गया, जिसने अवसरों को खोला और इस प्रक्रिया में भारी धन सृजन किया। इन अरबपतियों का उदय न केवल उदारीकरण नीतियों की जीत का संकेत देता है, बल्कि समाज और भविष्य की आर्थिक नीतियों पर इस तरह के केंद्रित धन के निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। भाग 2, अरबपतियों का वैभव और प्रभाव, द ऑपुलेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज बिलियनियर राज भारत के अरबपति वर्ग द्वारा बरते जाने वाले वैभव और प्रभाव का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है, जो न केवल उनकी अपार संपत्ति को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को आकार देने पर उनके गहरे प्रभाव को भी उजागर करता है। कुछ ही दशकों के अंतराल में भारत के कई सबसे धनी व्यक्तियों ने ऐसी जीवन शैली बना ली है जो राजघरानों की याद दिलाती है, जो अत्यधिक वैभव और उपभोग का प्रतीक है। निजी जेट, फैले हुए आलीशान आवास, भव्य पार्टियां और विलासिता की अतृप्त भूख इन अरबपतियों के जीवन को परिभाषित करती है। उनके उपभोग के पैटर्न केवल व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संकेत के रूप में कार्य करते हैं, जो तेजी से बढ़ते समाज में अपनी कुलीन स्थिति को स्थापित करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, मुंबई के क्षितिज पर अब एंटीलिया है, मुकेश अंबानी का 27 मंजिला गगनचुंबी घर, जो भारत के अति धनवानों की बुलंद महत्वाकांक्षाओं और विशाल संसाधनों का प्रतीक है। जीवन शैली से परे, भारत के अरबपति समकालीन संस्कृति और सामाजिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित अपार संसाधन उन्हें जनमत को प्रभावित करने, शैक्षिक और परोपकारी प्रयासों को प्रभावित करने और देश के सांस्कृतिक माहौल को आकार देने के लिए अभूतपूर्व मंच प्रदान करते हैं। परोपकार तेजी से एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसके माध्यम से अरबपति अपना प्रभाव डालते हैं। अक्सर दान उन क्षेत्रों की ओर निर्देशित किए जाते हैं जो उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से मेल खाते हैं। फिर भी भारत में परोपकार सामाजिक प्रतिष्ठा की खोज और अपनी विरासत को मजबूत करने के साधन के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के सबसे अमीर लोगों के बीच धन का संकेंद्रण न केवल आर्थिक ताकत को रेखांकित करता है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव को भी उजागर करता है। ये व्यक्ति अक्सर खुद को प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों के केंद्र में पाते हैं। अपने धन को सुरक्षित और विस्तारित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। व्यापारिक दिग्गजों और राजनीतिक हस्तियों के बीच जटिल संबंधों ने एक ऐसी गतिशीलता पैदा की है जहां अरबपति भारत के शासन और नीति दिशाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण और पैरवी ने इनमें से कई दिग्गजों को देश के जटिल नियामक परिदृश्य को अपने लाभ के लिए नेविगेट करने की अनुमति दी है, जिससे अक्सर ऐसे अनुकूल परिणाम सामने आते हैं जो जरूरी नहीं कि व्यापक सामाजिक हितों के अनुरूप हों। इस समृद्ध वर्ग के पास मीडिया और जनधारणा तक भी अपार शक्ति है। प्रमुख अरबपति मीडिया आउटलेट्स में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के मालिक हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं, ऐसी कथाओं का संचालन करते हैं जो उनके हितों और दृष्टिकोणों के अनुरूप हों। यह मीडिया प्रभाव उन्हें सार्वजनिक चर्चा और सांस्कृतिक वार्तालापों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उनका सामाजिक वर्चस्व और मजबूत होता है। हालांकि यह धन संकेंद्रण सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक संरचनाओं के लिए गंभीर निहितार्थ लाता है। अरबपति वर्ग का वैभव करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की वास्तविकताओं के बिल्कुल विपरीत है, जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता को उजागर करता है। जहां अति अमीरों की जीवन शैली और अधिक असाधारण होती जा रही है, वहीं आबादी के व्यापक वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। अरबपतियों का सामाजिक प्रभाव धन, शक्ति और लोकतंत्र के अंतर्संबंध के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जैसे जैसे यह समृद्ध अल्पसंख्यक अपना प्रभाव बढ़ाता है, मेरिटोक्रेसी, निष्पक्षता और पहुंच के आसपास की कथाएं तेजी से जटिल और विवादित होती जाती हैं। सामूहिक रूप से भारत के अरबपति उदारीकरण के बाद से हुए आर्थिक शक्ति में भारी बदलाव का प्रतीक है। उनका वैभव तीव्र आर्थिक विकास की संभावनाओं और खतरों की एक झलक प्रदान करता है, जो नए धन के परिवर्तनकारी प्रभाव और आर्थिक लाभों के समान वितरण के आसपास महत्वपूर्ण बातचीत दोनों को रेखांकित करता है। संस्कृति, राजनीति और समाज पर इन अरबपतियों का प्रभाव समकालीन भारत के विकास के बारे में एक शक्तिशाली कथा बनाता है, जो एक लोकतंत्र में केंद्रित धन के गहरे और बहुआयामी निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। भाग 3, भ्रष्टाचार और क्रॉनी कैपिटलिज्म, करप्शन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। द बिलियनियर राज में भारत के व्यापारिक और राजनीतिक वातावरण में भ्रष्टाचार की व्यापकता एक महत्वपूर्ण विषय है। भ्रष्टाचार ने भारत के आर्थिक ढांचे के ताने बाने में खुद को इस तरह समाहित कर लिया है कि एक ऐसा परिदृश्य तैयार हो गया है जहां अवैध प्रथाएं अक्सर सफलता तय करती हैं। जेम्स क्रैबट्री ने कई हाई प्रोफाइल घोटालों के उदाहरणों का विश्लेषण किया है जो धन और कदाचार के अंतर्संबंध को उजागर करते हैं। इन घोटालों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि भ्रष्टाचार सत्ता के गलियारों में कितनी गहराई तक व्याप्त है। एक उदाहरण है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला,
जहां टेलीकॉम लाइसेंस मामूली कीमतों पर बांट दिए गए। इस घोटाले ने न केवल राजनेताओं और कॉरपोरेट दिग्गजों के बीच आरामदेह संबंधों को उजागर किया, बल्कि राष्ट्रीय खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान का भी खुलासा किया। यह प्रकरण क्रॉनी कैपिटलिज्म की जड़ें जमा चुकी प्रथाओं का प्रमाण था, एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली जहां व्यावसायिक सफलता काफी हद तक व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर निर्भर करती है। क्रैबट्री ने कोलगेट के नाम से मशहूर कोयला आवंटन घोटाले जैसे अन्य कुख्यात घोटालों का भी विवरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकारी स्वामित्व वाले कोयला भंडारों को गैर पारदर्शी तरीके से निजी कंपनियों को आवंटित किया गया, जिसमें फिर से राजनेताओं और व्यापारियों का गठजोड़ शामिल था। ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी प्रणालीगत बीमारी के लक्षण थे। राजनीतिक अभिजात वर्ग और औद्योगिक टाइकून के बीच यह सहजीवी संबंध शासन के एक ऐसे मॉडल को बढ़ावा देता है जहां हेरफेर और भ्रष्टाचार पनपता है, जिससे नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की नींव कमजोर होती है। इस गहरे भ्रष्टाचार के निहितार्थ गहरे हैं, खासकर आर्थिक असमानता और शासन के संबंध में। क्रॉनी कैपिटलिज्म संसाधनों के आवंटन को तिरछा करता है, योग्यता आधारित दावेदारों की तुलना में संपर्क वालों का पक्ष लेता है। यह प्रणाली वास्तविक प्रतिस्पर्धा को दबाती है, नवाचार में बाधा डालती है और व्यापार जगत में अक्षमता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर करती है और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है जहां अवैध तरीकों को सफलता का शॉर्टकट माना जाता है। इस गठजोड़ का सबसे बड़ा शिकार आम आदमी होता है, जो बेहतर सेवाओं और अवसरों से वंचित रह जाता है। भाग 4, भारत का रियल एस्टेट बूम और बस्ट। इंडियाज रियल एस्टेट बूम एंड बस्ट भारत की नाटकीय आर्थिक वृद्धि की कहानी को उसके रियल एस्टेट क्षेत्र में गहराई से जाने बिना नहीं समझा जा सकता, जो धन सृजन का एक महत्वपूर्ण इंजन रहा है और इसने देश की आर्थिक कहानी में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रियल एस्टेट निवेशकों और डेवलपर्स के लिए एक आकर्षक सोने की खान बन गया, जिसने संपत्ति की कीमतों में तेजी से वृद्धि की और अभूतपूर्व गति से शहरी परिदृश्य को नया रूप दिया। इस घटना के केंद्र में भारत का बढ़ता शहरीकरण है। मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जो आर्थिक अवसरों और नवाचार के पिघलने वाले बर्तन बन गए। जैसे जैसे व्यवसाय फले फूले और मध्यम वर्ग बढ़ता गया, आवास और वाणिज्यिक स्थानों की भूख तेजी से बढ़ी, जिससे आक्रामक रियल एस्टेट सट्टेबाजी हुई। डेवलपर्स अक्सर अरबपति निवेशकों द्वारा समर्थित महत्वाकांक्षी परियोजना में लगे हुए थे, जो निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते थे। इस बूम के पीछे प्रमुख प्रेरक शक्तियों से एक आसान क्रेडिट की उपलब्धता थी। वित्तीय संस्थान डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को उधार देने के लिए उत्सुक थे, अक्सर अंतर्निहित जोखिमों की न्यूनतम जांच के साथ। बाजार में पूंजी की इस बाढ़ ने एक उन्मादी निर्माण होड़ को बढ़ावा दिया, जिसमें प्रमुख शहरी केंद्रों में लग्जरी अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल और कार्यालय परिसर उगाए। मुंबई जैसे शहरों का क्षितिज मैनहट्टन जैसा दिखने लगा, जो देश के कुलीन वर्ग की नई धन और आकांक्षाओं का प्रतीक था। हालांकि इस चमचमाते चेहरे के नीचे गंभीर समस्याएं थीं। रियल एस्टेट सट्टेबाजी ने संपत्ति की कीमतों को आसमान छू लिया, जिससे आम नागरिक के लिए आवास अफोर्डेबल नहीं रह गया। मुंबई जैसे शहरों में यह असमानता विशेष रूप से स्पष्ट थी, जहां झुग्गियां आलीशान ऊंची इमारतों के साथ सह अस्तित्व में थी। बाजार काफी हद तक हाई एंड रियल एस्टेट की ओर झुक गया, अक्सर किफायती आवास की गंभीर आवश्यकता की उपेक्षा करता हुआ, जिससे सामाजिक आर्थिक विभाजन और बढ़ गया। बुलबुला, जैसा कि अनुमान था, अपने ही अतिरेक के वजन के नीचे दबने लगा। मुसीबत के पहले संकेत तब सामने आए जब परियोजनाएं अत्यधिक लीवरेज्ड और कम फंडेड रुकने लगी। निवेशक, जिन्होंने प्लान खरीदने में पैसा लगाया था, अधूरी संपत्तियों के साथ फंस गए क्योंकि डेवलपर्स तरलता के मुद्दों से जूझ रहे थे। अर्थव्यवस्था में मंदी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे मांग में गिरावट आई और संपत्ति की कीमतों में गिरावट आई। इस मंदी की विशेषता कई हाई प्रोफाइल दिवालियापन और डिस्ट्रेस्ड एसेट्स की बिक्री थी। प्रमुख रियल एस्टेट फर्में, जो कभी शेयर बाजार की प्रिय थीं, वित्तीय बर्बादी का सामना कर रही थीं, क्योंकि वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थीं। असफलताओं के इस झरने ने बैंकिंग क्षेत्र को झटका दिया, जिससे भारत की आर्थिक संरचना में वित्त और रियल एस्टेट के नाजुक अंतर संबंध का पता चला। इस बस्ट का शहरी विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। अधूरी और परित्यक्त परियोजनाओं के प्रसार ने शहरी क्षय में योगदान दिया, जिससे शहर का दृश्य कंकाल संरचनाओं से भर गया। इसके अलावा आवास संकट तेज हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स का फोकस आबादी के बहुमत की जरूरतों के अनुरूप नहीं था। ये बेमेल भारत के रियल एस्टेट बाजार के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करता है। नियामक चूक और बुनियादी ढांचा योजना की कमी से लेकर बड़े पैमाने पर सट्टा गतिविधियों तक, सरकार ने इस क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय पेश किए। 2060 का रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा जैसी पहलों ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश की। परियोजनाओं के पंजीकरण को अनिवार्य करके
और देरी के लिए दंडित करके। रेरा का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और क्षेत्र में विश्वास बहाल करना था। इसके अलावा किफ़ायती आवास के विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बाजार की गतिशीलता को संतुलित करने के लिए पेश की गई। इन प्रयासों के बावजूद बूम और बस्ट चक्र की विरासत भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखे हुए है। रियल एस्टेट क्षेत्र देश के सामने आने वाली व्यापक आर्थिक चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब बना हुआ है, जो विकास, निवेश और सतत शहरी विकास के बीच जटिल संतुलन को उजागर करता है। संक्षेप में, भारत के रियल एस्टेट उछाल और उसके बाद पतन की कहानी देश के भीतर व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का एक सूक्ष्म रूप है। यह तीव्र शहरीकरण की जटिलताओं और अनियंत्रित सट्टा निवेश के खतरों को रेखांकित करता है, साथ ही कुछ लोगों की आकांक्षाओं और बहुसंख्यकों की जरूरतों के बीच स्पष्ट अंतर को भी उजागर करता है। भाग 5, अमीर और गरीब के बीच की खाई, द गल्फ बिटवीन इंडियाज रिच एंड पुअर, द बिलियनियर राज भारत के बढ़ते अरबपति वर्ग और लाखों भारतीयों के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करता है, जो अभी भी गरीबी में डूबे हुए हैं। भारत की आर्थिक उल्कापिंड वृद्धि ने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपार धन लाया है, साथ ही समाज के भीतर सामाजिक आर्थिक दरारों को उजागर किया है और कुछ मामलों में गहरा भी किया है। यह अध्याय भारत के अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की पड़ताल करता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे विशाल भाग्य आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा अनुभव की गई व्यापक गरीबी के बिल्कुल विपरीत है। जेम्स क्रैबट्री समकालीन भारत को परिभाषित करने वाली आय असमानता की जटिल परतों में उतरते हैं। एक ऐसा देश प्रस्तुत करते हैं जहां भव्य धन और भयानक गरीबी लगभग एक अवास्तविक स्थिति में सह अस्तित्व में है। भारत के अरबपतियों की कहानियां विशाल हवेलियों, भव्य शादियों और निजी नौकाओं से भरी हुई ग्रामीण गरीबी और शहरी झुग्गियों की निराशाजनक पृष्ठभूमि के खिलाफ सेठ हैं, जो आर्थिक असमानता की एक परेशान करने वाली कथा को उजागर करती हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों द्वारा संचित भारी धन अक्सर उनकी आलीशान जीवन शैली में परिलक्षित होता है, जो उनकी आर्थिक प्रभुता को मूर्त रूप से दर्शित करता है। उनकी दिन प्रतिदिन की वास्तविकताएं गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष के विपरीत है। भारत के अरबपतियों द्वारा संचित धन ने केवल विलासिता और आराम ही नहीं खरीदा है, इसने राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों पर काफी प्रभाव भी डाला है। हालांकि धन और शक्ति की इस एकाग्रता ने गरीबों के और अधिक बहिष्कार को जन्म दिया है। आय का अंतर इतना बढ़ गया है कि यह लगभग अकल्पनीय है। अति धनवान एक अलग दुनिया में रहते हैं, जो अक्सर औसत भारतीय नागरिक के जीवन पर हावी होने वाली चुनौतियों और संघर्षों से अनिवार्य रूप से अछूते रहते हैं। क्रैबट्री बताते हैं कि यह धन असमानता केवल आर्थिक मापों से परे देश के सामाजिक ताने बाने तक फैली हुई है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि अभाव की वह स्थिति है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ रहने की स्थिति और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच कई लोगों के लिए दुर्लभ बनी हुई है, जो आर्थिक असमानता की मानवीय लागत को रेखांकित करती है। इस खाई को पाटने के प्रयास जारी हैं, लेकिन उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को अक्सर नौकरशाही की अक्षमताओं, भ्रष्टाचार और अपर्याप्त फंडिंग से बाधा पहुंचती है। इसके अलावा विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए आर्थिक सुधार अक्सर उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो पहले से ही नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, जिससे असमानताएं और बढ़ जाती हैं। इन प्रयासों के बावजूद धन का अंतर एक समान और समावेशी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को चुनौती देना जारी रखता है। यह अध्याय इन असमानताओं को दूर करने में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा करता है। हालांकि कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन प्रणालीगत मुद्दे और निहित स्वार्थ पर्याप्त प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार सृजन पर केंद्रित पहल महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में प्रभावी होने के लिए उन्हें सुसंगत कार्यान्वयन और व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। संक्षेप में, द बिलियनियर राज आधुनिक भारत की द्वंद्वात्मकता को मार्मिक रूप से चित्रित करता है, जहां हड़ताली आर्थिक उपलब्धियां लगातार और स्पष्ट असमानता से प्रभावित हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जो अधिक समावेशी आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीतियों और सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भाग 6, चुनौतियां और संभावित सुधार, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल रिफॉर्म्स टू टैकल वेल्थ डिस्पैरिटी। भारत में धन असमानता से निपटना मौलिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनके लिए बहुआयामी नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उपायों का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना रहा है, लेकिन मिश्रित परिणामों के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीति प्रगतिशील कराधान नीतियों का कार्यान्वयन रही है। धनी लोगों पर कर की दरें बढ़ाकर सरकार आय को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करने की आशा करती है। यह रणनीति सैद्धांतिक रूप से सही होते हुए भी प्रभावी प्रवर्तन और शक्तिशाली हित समूहों के प्रतिरोध जैसी व्यावहारिक बाधाओं का सामना करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण गरीबों के लिए प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देकर एक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं। इसने गरीबी के कुछ पहलुओं को कम करने में मदद की है। हालांकि यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। गरीबी के पैमाने के लिए अभी भी व्यापक आर्थिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार, जो वंचितों को सशक्त बना सकता है और लंबी अवधि में उनकी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ा सकता है। माइक्रो फाइनेंस पहलों ने भी आर्थिक असमानताओं को कम करने पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। गरीब क्षेत्रों के व्यक्तियों को छोटे ऋण देकर ये कार्यक्रम स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा जैसी संस्थाएं वित्तीय संसाधन प्रदान करके कई लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही हैं, जो अक्सर पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से दुर्गम होते हैं। भारत ने भूमि वितरण और श्रम कानूनों जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सुधार भी देखे हैं। कृषि भूमि को भूमिहीन किसानों को पुनर्वितरित करने के उद्देश्य से भूमि सुधारों को सीमित सफलता मिली है, मुख्यतः प्रशासनिक बाधाओं और प्रभावशाली जमींदारों के विरोध के कारण। इसी तरह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर नौकरी सुरक्षा और काम करने की स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम कानून सुधारों को कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कर सुधारों, सामाजिक कार्यक्रमों और माइक्रोफाइनेंस के अलावा क्रैबट्री नियामक ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक निकाय की आवश्यकता की बात करते हैं, जो यह सुनिश्चित कर सके कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और किसी भी एक कंपनी या व्यक्ति के पास अत्यधिक बाजार शक्ति जमा न हो। वह यह भी सुझाव देते हैं कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना इस गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चुनावी बॉन्ड जैसी योजनाओं की आलोचना करते हुए वह कहते हैं कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता जान सकें कि कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को फंड कर रहा है। इसके अलावा क्रैबट्री का तर्क है कि असमानता से निपटने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियां ही काफी नहीं है, बल्कि व्यापारिक जगत में भी नैतिकता की संस्कृति विकसित करनी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के नए अरबपति अमेरिका के एंड्रयू कार्नेगी की तरह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में लगाएंगे। लेकिन वह यह भी मानते हैं कि यह उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हुई है। भाग 7, भविष्य की संभावनाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की संभावनाएं, फ्यूचर आउटलुक, इंडियाज प्रोस्पेक्ट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। भारत वैश्विक आर्थिक प्रणाली के भीतर एक चौराहे पर खड़ा है, जो विशाल विकास क्षमता और प्रणालीगत चुनौतियों के बीच संतुलन बना रहा है। जैसे जैसे दुनिया की नज़र भारत पर अधिक केंद्रित होती जा रही है, इसका भविष्य का आर्थिक प्रक्षेपवक्र वादा और खतरा दोनों रखता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति कई प्रमुख कारकों द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी युवा और विशाल आबादी, एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। हालांकि इस विकास को बनाए रखना अपनी बाधाओं के बिना नहीं है। भविष्य के विकास की संभावनाएं भारत की बुनियादी ढांचे की कमियों, नियामक बाधाओं और क्रॉनी कैपिटलिज्म के व्यापक प्रभाव जैसे गहरे मुद्दों को हल करने की क्षमता पर टिकी हैं। जिन अरबपतियों ने भारत के आर्थिक उदारीकरण से लाभ उठाया है, वे अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हावी हैं, जो अर्थव्यवस्था के आवश्यक चालक है। फिर भी उनका वर्चस्व अक्सर एक असमान खेल का मैदान बनाता है, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को दबाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक यह है कि क्या धन का वर्तमान मॉडल, जिसके कारण गहरा आर्थिक असमानता हुई है, लंबे समय में टिकाऊ है। कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है और व्यापक आबादी का आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों में विश्वास खत्म कर सकता है। भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे रणनीतिक सुधार तैयार करें जो विकास के लाभ को अधिक समान रूप से वितरित कर सके। एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकें जहां आर्थिक अवसर आबादी के एक व्यापक वर्ग के लिए सुलभ हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का जुड़ाव भी अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता बदलती है, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है, खासकर जब कंपनियां चीन से दूर अपने विनिर्माण अड्डों में विविधता लाने की सोच रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत की तकनीकी कुशलता, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं में, इसे चौथी औद्योगिक क्रांति में नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखती है। फिर भी ये संभावनाएं अपने स्वयं के चुनौतियों के सेट के साथ आती हैं। वैश्विक आर्थिक वातावरण अनिश्चितताओं से भरा है, भू राजनीतिक तनाव से लेकर जलवायु परिवर्तन की जटिलता तक। भारत के आर्थिक नियोजकों को इन वैश्विक झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के साथ साथ घरेलू सुधारों में तेजी लाने के लिए काम करना चाहिए। अंत में, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्षमता और महत्वपूर्ण चुनौतियों का मिश्रण है। आगे के रास्ते के लिए असमानता को दूर करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने
और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है कि धन की एकाग्रता देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर न करे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का प्रक्षेप काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इन जटिल मुद्दों को कितनी अच्छी तरह से समझता है और निरंतर न्यायसंगत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वह किन रणनीतियों का उपयोग करता है। भारत की सफलता या विफलता के निहितार्थ इसकी सीमाओं से परे गूंजेंगे, आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करेंगे। निष्कर्ष, एक किताब जो आईना दिखाती है, तो दोस्तों ये थी जेम्स क्रैबट्री की किताब द बिलियनियर राज की कहानी। ये किताब सिर्फ अरबपतियों की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है। ये उस भारत का आईना है जो हमने बनाया है, चकाचौंध भरा लेकिन अंदर से खोखला, तेजी से दौड़ता हुआ लेकिन सांस फूलती हुई, अरबपति पैदा करने वाला लेकिन भूखों को खाना न दे पाने वाला। क्रैबट्री ने यह किताब 2018 में लिखी थी और ये एक महत्वपूर्ण कृति है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विकास का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही काफ़ी है, या फिर ये भी ज़रूरी है कि इस ग्रोथ का फ़ायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे? क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां कुछ लोग एंटीलिया जैसे महलों में रहें और बाकी करोड़ों लोग धारावी की झुग्गियों में? या फिर हम एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां हर किसी को जीने का हक मिले? यह किताब कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें अपने देश के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी क्यों है, क्यों कुछ लोग रातों रात अरबपति बन जाते हैं और करोड़ों लोग सदियों से उसी गरीबी के दलदल में फंसे हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए किताबें पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।